लगातार ये दूसरा चैप्टर पर हम लोग का 5वां वीडियो होगा। आपको बताए थे क्लास 12 का हिस्ट्री का जो है सबसे ज़्यादा अगर लंबा चैप्टर है तो वो यही चैप्टर है। सबसे पहले हम लोगों ने चैप्टर का मूल बात को समझा था, मौर्य साम्राज्य को देखा था। अब हम लोग चलने वाले हैं गुप्त साम्राज्य पे। आपको बता दें गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत जो है हम लोग मुख्य सवाल को ही देखेंगे। कारण क्या है, चैप्टर बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है, क्योंकि 4 चैप्टर आ चुका है, बशर्ते 2 वीडियोस में 1.5 घंटे के आसपास का वीडियो है। इस कारण से इस चैप्टर को हम लोग शॉर्ट में खींचने का प्रयास करेंगे। इससे एक ही 2 महत्वपूर्ण सवाल पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसमें स्पीड में खींचेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 से 5 घंटा एक ही वीडियो पे देना वो ज़्यादा उचित नहीं होगा, ठीक है। तो इस कारण से इस पर ज़्यादा स्पीड में खींचेंगे। इससे एक ही सवाल हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, वो समझेंगे क्या गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग था तो कैसे था। अब सिंपल सी बात है, आपको पढ़ाए थे किसी भी साम्राज्य के अंतर्गत जो मूलतः बात होता है वो मूलतः बात क्या होता है, एक सामाजिक स्थिति होती है, आर्थिक स्थिति होती है, राजनीतिक स्थिति होती है और कौन सी स्थिति होती है, सामाजिक स्थिति होती है और धार्मिक स्थिति। अगर ये सारा चीज में विकास दिखेगा तो वो क्या होगा, स्वर्ण युग का अनेक अर्थ क्या होगा, सब चीजों का स्थिति क्या होगा, बहुत ही बढ़िया होगा, सभी चीजों का क्या हुआ होगा, विकास हुआ होगा। यही बात कहने का अर्थ है। तो प्राचीन भारत में गुप्त काल का एक ऐसा दौर कहा जाता है, मौर्य काल से भी इसे क्या बोला जाता है, तुलना किया जाए इस काल को क्या बोला जाता है, स्वर्ण काल। क्या बोला जाता है, स्वर्ण काल। ये यही सवाल इसका इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन आइए थोड़ा सा हम लोग पिछला चर्चा जब किए थे तो यहाँ पर ये चर्चा हम लोग किए थे क्या, यहाँ पर गुप्त वंश का जो संस्थापक था, ध्यान से एक बार पिछला को चर्चा एक बार आप देख लीजिए, क्या गुप्त वंश का जो हम लोग को संस्थापक दिखा था, गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, तुम्हारा श्रीगुप्त। कौन था गुप्त वंश का संस्थापक, श्रीगुप्त, ठीक है, कौन था इसका, श्रीगुप्त था। और आगे अगर चर्चा करें, श्रीगुप्त था और श्रीगुप्त कब किया था स्थापना, 275 ईस्वी में। कब किया स्थापना, 275 ईस्वी में। कौन किया था, श्रीगुप्त किया था। श्रीगुप्त इसके बाद इसका बेटा बनता है घटोत्कच। इसके बाद कौन बेटा बनता है, घटोत्कच इसका बेटा बनता है, ठीक है। ये सब याद नहीं करना, आपको सिर्फ सुन लेना, ठीक है। घटोत्कच कब तक शासन करता है, 319 ईस्वी तक। कब तक शासन किया, 319 ईस्वी तक। इनके बाद हम लोग चर्चा किए थे चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का सर्वप्रथम शक्तिशाली राजा था। इसे गुप्त संवत का प्रवर्तक माना जाता। आपको पिछले चैप्टर में बताए थे चंद्रगुप्त जो प्रथम था, कौन सा था, इसके बाद कौन सा बना, चंद्रगुप्त प्रथम। ये आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में बताए थे हम। चंद्रगुप्त प्रथम क्या था, गुप्त वंश का क्या था, सर्वशक्तिशाली या सर्वप्रतापी राजा था। कैसा राजा था, सर्वप्रतापी राजा था। और इससे एक बात और जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव बन जाता है, ये जो स्टार्टिंग किया था, एक कैलेंडर स्टार्टिंग किया था, वो कौन सा संवत था इसका, इसे गुप्त संवत का प्रवर्तक माना जाता है। कौन संवत का प्रवर्तक माना जाता है, गुप्त संवत का प्रवर्तक। ये सब शायद आपको पिछले वीडियो में बताएं, थोड़ा सा आपको रिवीजन, ठीक है, उनसे जोड़ने के लिए हम बता रहे हैं। गुप्त संवत का क्या माना जाता है, प्रवर्तक। क्या माना जाता है, गुप्त संवत का प्रवर्तक माना जाता है। आइए आगे की चर्चा को देखिए तो आगे हम लोग को देखने को मिलता है समुद्रगुप्त का नाम, जो कि गुप्त साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक होता है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त जो मौर्य प्रशासन में, आपका मौर्य शासन में कौन था, आपका अशोक था। उसी प्रकार से यहां पर आपको कौन दिखेगा, समुद्रगुप्त। कौन दिखेगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में आपको बताए थे, ये किसका बेटा था, तो चंद्रगुप्त की पत्नी लिच्छवी कौन थे, इसका बेटा। ध्यान से देखिए। अब यहां पर जो मेन चर्चा हम लोग करेंगे, किस पर चर्चा करेंगे, समुद्रगुप्त पर। किस पर चर्चा करेंगे, समुद्रगुप्त पर। समुद्रगुप्त किसका बेटा था, तो चंद्रगुप्त प्रथम का पत्नी, चंद्रगुप्त प्रथम का पत्नी कौन थी, लिच्छवी देवी। कौन थी, लिच्छवी देवी। इसकी पत्नी थी लिच्छवी देवी। कौन थी, लिच्छवी, यही था ना, लिच्छवी कुमार देवी था क्या, लिच्छवी कुमार देवी इसका पत्नी है ना, लिच्छवी कुमार देवी, लिच्छवी कुमार देवी है ना, लिच्छवी कुमार देवी। ये इसका बेटा कौन था, समुद्रगुप्त। क्या था, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में एक बात हमें पढ़ने ये भी मिलता है, क्या समुद्रगुप्त पर एक हरिसेन के द्वारा गुप्त वंश पे क्या लिखा गया, किताब। क्या लिखा गया है, हरिसेन के द्वारा गुप्त वंश से एक किताब लिखा गया, जिस किताब का नाम क्या है, प्रयाग प्रशस्ति। क्या नाम है, प्रयाग प्रशस्ति। क्या नाम है, प्रयाग प्रशस्ति। अब प्रयाग प्रशस्ति में जो तुम्हारा समुद्रगुप्त है, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को क्या बोला है, धरणीबंध। क्या बोला गया है, धरणीबंध। क्या बोला गया है, धरणीबंध। धरणीबंध का अर्थ क्या हो जाएगा, समस्त पृथ्वी को जीतने वाला। समस्त पृथ्वी को क्या करने वाला, जीतने वाला, अर्थात समस्त पृथ्वी को जीतने वाला। उसमें यह भी कहा गया था, इसका जो योजना था वो कैसा योजना था, हरिसेन की प्रयाग दिग्विजय की प्रमुख उद्देश्य धरणीबंध अर्थात क्या था, पृथ्वी को जीतना था। इन्हीं के बारे में पता चलता है कि जो इसका धरणीबंध था, इसका उद्देश्य क्या था, दिग्विजय। क्या था, दिग्विजय। क्या नाम रखा था, दिग्विजय। दिग्विजय का अर्थ क्या हो जाएगा, धरणीबंध। क्या नाम हो जाएगा, धरणीबंध। और धरणीबंध का अर्थ क्या हो जाएगा, समस्त पृथ्वी को जीतने वाला। क्या अर्थ हो जाएगा, समस्त पृथ्वी को जीतने वाला। किसको
कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ध्यान से देखिए कि हम लोग गुप्त वंश को स्टार्टिंग किया था। गुप्त वंश के संस्थापक हम लोगों ने किसको देखा? श्रीगुप्त देखा। श्रीगुप्त का बेटा कौन हो गया? घटोत्कच। अब घटोत्कच के बाद जो आपको दिखेगा, जो कि घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रवर्तक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी लिच्छवी कुमार देवी की जो बेटा होता है वो समुद्रगुप्त होता है। समुद्रगुप्त के बारे में ये पढ़ने को मिलता है कि गुप्त वंश का सबसे महान शासक देखने को मिलता है। इसके बारे में हरिसेन के द्वारा जो गुप्त वंश पे किताब लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति, उस पर क्या देखने को मिलता है? इसे दिग्विजय यानी धरणीबंध कहा जाता है, यानी समस्त पृथ्वी को जीतने वाला कहा जाता है। अब ध्यान से देखिए समुद्रगुप्त के बारे में आपको मौखिक रूप से बता देते हैं, ठीक है। किताब में बहुत सा लंबा टॉपिक दिया गया है, वो आपसे पूछता भी नहीं है, सिर्फ यहां पर ध्यान से देखिए कैसे धरणी विजय जो कहा जाता है प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार से दिग्विजय इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने अपने समय में गुप्त वंश में यह सबसे महत्वपूर्ण भी शासक हुआ और काफी क्षेत्रों को जीता था। एक दो राजा को नहीं, ये काफी सैकड़ों शासक को हराया था। कौन? समुद्रगुप्त। कौन हराया था? समुद्रगुप्त पढ़ाया था। ध्यान से देखिए समुद्रगुप्त के बारे में पहला ये आर्यावर्त विजय के बारे में पता चलता है। किस विजय के बारे में पता चलता है? आर्यावर्त विजय के बारे में। आप सुनते चलिए ध्यान से, यहां आपको ज्यादा याद करने पॉइंट तो कोई है नहीं, ठीक है। इसके बारे में ये पता चलता है, आपको हम टॉपिक बाय टॉपिक से बताते हुए चल जाएंगे क्या कौन कौन से क्षेत्र को जीता था। याद रखने कोई जरूरी नहीं है क्योंकि आपसे इससे सवाल पूछता नहीं। सबसे पहला ध्यान से देखिए, यह आर्यावर्त के क्षेत्र को विजय किया। आर्यावर्त के क्षेत्र का विजय किया था। किससे पता चल रहा है? धरणीबंध से। धरणीबंध किससे पता? किसमें है? हरिसेन के द्वारा जो प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया है उन्हीं से पता चल रहा है, ठीक है। नहीं पूछता, ध्यान से सुन लीजिए सिर्फ इसको। मनुस्मृति में पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक विंध्याचल हिमालय पर्वत का बीच का क्षेत्र आर्यावर्त कहा जाता है। मनुस्मृति बहुत ही बड़ा धार्मिक ग्रंथ है हिंदू का, ठीक है। इसमें पश्चिमी समुद्र से लेकर विंध्याचल हिमालय पर्वत यानी कि पश्चिम से लेकर पूरब तक में जो क्षेत्र है उसे किसका क्षेत्र बोला जाता है? आर्यावर्त का क्षेत्र बोला जाता है। इस अभियान में उत्तर भारत के 9 राजाओं को समुद्रगुप्त ने परास्त किया था। ये 9 शासक रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, नंदी, अच्युत एवं बालवर्मा। सिंपल सी बात करें, जो हमारा भारत का क्षेत्र पड़ता है, ये जो क्षेत्र पड़ता है पश्चिम से लेकर पूरब तक, पश्चिम से लेकर अगर पूरब में जाएंगे, पश्चिम में आपको विंध्याचल पर्वत और पूरब में कहां जाएगा? हिमालय पर्वत। कहां जाएगा? हिमालय पर्वत। इन क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? आर्यावर्त का क्षेत्र बोलते हैं। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? आर्यावर्त का क्षेत्र बोलते हैं। पश्चिम समुद्र तक एवं विंध्याचल हिमालय पर्वत तक। कहां तक बात करता है? पश्चिमी समुद्र और इधर उत्तर में क्या कहते हैं? पूरब में ऊपर जाओगे तो हिमालय। ऊपर कहां है? हिमालय। इनके बीच के क्षेत्र को कौन सा बोला जाता है? आर्यावर्त का क्षेत्र बोला जाता है। मोटे तौर पर याद रखो, आर्यावर्त में 9 राजाओं को अकेले हराया था। कौन हराया था? समुद्रगुप्त। क्यों बोला जाता है इतना महान शासक? 9 राजा को अकेले हराया था। आर्यावर्त के क्षेत्र का 9 राजाओं को अकेले क्षेत्र को ये जीता था। कौन? समुद्रगुप्त, ठीक है। मोटे तौर पे याद रखो। दूसरा पॉइंट था आठवीं राजाओं का विजय। फिलिड महोदय के अनुसार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के वन प्रदेश में आठवीं राज विस्तृत है। आठवीं राज कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। इन आठवीं राज्यों में संख्या 18 थी और इन राज्यों को जीतकर सेवक बनाया गया। ध्यान से देखो, इनके अनुसार फिलिड महोदय जो एक इतिहासकार हुआ, उनके अनुसार यह बताया जाता है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में, गाजीपुर जिले से मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के वन प्रदेश में। कहां से? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला, उत्तर प्रदेश का गाजीपुर और मध्य प्रदेश का जबलपुर। इन क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र बोला जाता है? आठवीं क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र था? आठवीं। कहां? उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रदेश था? गाजीपुर। मध्य प्रदेश का जबलपुर। इनके क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र बोला जाता? आठवीं क्षेत्र। इनके बीच में इनके द्वारा 18 राजाओं को हराया गया था और 18 राजाओं को नौकर बनाया था। समझो कितना इंपॉर्टेंट ये देखने को मिल रहा है। आर्यावर्त का क्षेत्र में कितना राजा खड़ा? 9 राजा। आठवीं क्षेत्र कहां से कहां तक पड़ता है तुम्हारा? उत्तर। ये किसके द्वारा बताया जाता है? फील्ड महोदय के द्वारा बताता है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर के बीच जो क्षेत्र है उसे आठवीं क्षेत्र बोला जाता है। उसमें 18 राजाओं को समुद्रगुप्त अकेले हरा के क्या था? उनको अपना सेवक बनाया था, ठीक है। इनका शक्ति प्रदर्शन दिख रहा है, दिखा ये रहा है कितना ये महत्वपूर्ण शासक हुआ। किस वंश के लिए? गुप्त वंश के लिए, ठीक है। अगला ध्यान से देखो, दक्षिणापथ का विजय। दक्षिणी पथ से तात्पर्य है उत्तर में विंध्य पर्वत से लेकर दक्षिण में कृष्णा तुंगभद्रा नदी प्रवेश तक। प्रयाग प्रशस्ति 19वीं 20वीं पंक्ति में समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए दक्षिणापथ के 12 राजा इस प्रकार से जीता। दक्षिणापथ से यह पता चलता है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का जो क्षेत्र है वो उधर जो देखने ये मिलता है, क्या कितने राजा हराया था? दक्षिणापथ के क्षेत्र जो है कृष्णा तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे बोला जाता है कौन सा क्षेत्र? दक्षिणापथ बोला जाता है। इस क्षेत्र में ये 12 राजाओं को हराया था। तुम देखो इसका शक्ति प्रदर्शन, तब ना बोला जाता है सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ, सबसे ज्यादा विस्तार किया था गुप्त वंश का। कौन? समुद्रगुप्त।
ठीक है। 12 राजा में देखो कौन सा 12 राजा का नाम दिया गया है, कौशल का महेंद्र, महाकांतर का प्रयागराज, केरल का मंटराज, पिस्टूर का महेंद्रगिरी, कोट्टूर का स्वामीदत्त, ये इस प्रकार से 12 राजा खड़ाया था। इसके बाद सीमावर्ती राज की बात करें तो सामतट, कामरूप, ध्यान से, इसके अलावा और सब क्षेत्र जीता था। डाबक, कीर्तिपुर, नेपाल, 5 सीमांत राज की विजय प्राप्त की, साथ ही साम्राज्य की पश्चिमी व उत्तरी सीमा पर 9 गणराज्य को जीता। मालवा पराराष्ट्र रीति पर्याप्त परिस्थिति के 30वें 23वें 24वें, ध्यान रहे पर्याप्त परिस्थिति है क्या, हरिसेन के द्वारा लिखा गया किताब है जो कि गुप्त वंश क्या देता है, जानकारी देता है। 23वीं 24वीं पंक्ति ये बताया गया, समुद्रगुप्त के साथ कुछ विदेशी नीतियां, इस विदेशी शक्तियां निम्न संध्या थी: आत्मनिवेदन, मैत्री का सौता प्रस्ताव, कन्याओं का उपहार, स्थानीय वस्तुओं की भेंट, गरुण मुद्रा से अंकित राजा प्रज्ञा पाने की याचना, यानी इनके द्वारा कुछ क्या था, अपना इसका विदेश नीति था, जैसे मैत्री यानी दोस्ती वाला इसका भाव था, कन्याओं को उपहार देता था और स्थानीय वस्तुओं की भेंट, यानी कि इसका क्या था, विदेश नीति किसका, समुद्रगुप्त का था। अब बात कीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बनता है, इसका तुलना जो किया जाता है नेपोलियन से किया जाता है, किससे तुलना किया जाता है, यूरोप का नेपोलियन, यूरोप में जो नेपोलियन था वो कौन, नेपोलियन बोनापार्ट को ध्यान से देखिए, और इनको भी क्या किससे तुलना किया जाता है, नेपोलियन, किससे तुलना किया जाता है, नेपोलियन से। विसेंट स्मिथ महोदय ने समुद्रगुप्त को दिग्विजय को देखते, दिग्विजय का मतलब क्या था, तुम देखो 9 राजा यहाँ, 18 राजा यहाँ, 12 राजा यहाँ, इसके अलावा अपने सीमावर्ती क्षेत्र को भी जीता था, इसका से क्या बोला जाता है, दिग्विजय, यानी समस्त पृथ्वी को जीतने वाला, ठीक है। इसी में एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, विसेंट महोदय ने समुद्रगुप्त को उक्त दिग्विजय को देखते उसकी तुलना फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। ध्यान से देखो, विसेंट महोदय नाम का व्यक्ति था जो कि इस प्रकार से इसकी पराक्रम को देखते हुए, इस प्रकार से यानी क्या इतने राजाओं को जो हराया था, इसकी शक्ति प्रदर्शन को देखकर विसेंट महोदय ने इसका जो तुलना किया था वो कहां से तुलना किया था, जो फ्रांस का आप एक शासक का नाम सुने हुए नेपोलियन बोनापार्ट, इतिहास में बहुत ही बड़ा स्थान रखता है। वर्ल्ड इतिहास जब आप पढ़ोगे, वर्ल्ड क्या कहते हैं हिस्ट्री जब पढ़ोगे, तब आपको वहां पर देखने को मिलेगा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा हुआ, वो अकेले यूरोप को रौंद के रखा था, ठीक है, अकेले। कहने एक ऐसा समय था, वाटरलू के युद्ध में 1815 में जब हार जाता है, ठीक है, उनके बाद उसे भेज दिया जाता है सेंट हेलेना द्वीप पे भेज दिया जाता है, वहां पर उनका मृत्यु हो जाता है, ठीक है, 1821 के आसपास का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। बहुत ही बड़ा शासक, वो भी पूरा यूरोप को कहीं ना कहीं लगभग में जीता था, ठीक। उसी प्रकार से तुम्हारा यहां पर इसका तुलना किसका किया जाता है, समुद्रगुप्त से किया जाता है। किससे तुलना किया जाता है, समुद्रगुप्त से। भारत का नेपोलियन पूछा जाए कौन हो जाएगा, समुद्रगुप्त। यूरोप का कौन हो जाएगा तुम्हारा, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। इसका तुलना क्या कौन किया था, विसेंट महोदय, कौन किया था, विसेंट महोदय। इसे ऑब्जेक्टिव पूछे, उन्होंने समुद्रगुप्त का तुलना भारत का नेपोलियन कहा था। याद रखेंगे, इस समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है, भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को कहां का नेपोलियन बोला जाता है, भारत का नेपोलियन। कहां का नेपोलियन बोला जाता है, भारत का नेपोलियन। कहां का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन, ठीक है। आगे देखा जाए, आगे पॉइंट में क्या कहता है, चूंकि समुद्र काल नेपोलियन की 14वीं ईस्वी तक था, नेपोलियन यूरोप का समुद्रगुप्त था, नेपोलियन यूरोप का समुद्रगुप्त था। जैसे भारत का समुद्रगुप्त कौन हुआ, भारत का नेपोलियन कौन हुआ, समुद्रगुप्त हुआ, और यूरोप का समुद्रगुप्त कौन हुआ, नेपोलियन, क्योंकि दोनों का शक्ति वैसा दिखता है। तुम देखो 9 राजा, 18 राजा, दक्षिणापथ में 12 राजा, इन सभी को अकेले हराया था। जैसे यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कौन है, समुद्रगुप्त। दोनों का एक दूसरे से तुलना किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करेगा तो मध्य प्रदेश के एरन से प्राप्त सिक्कों में रामगुप्त की ऐतिहासिक सिद्ध कहा जाता है। रामगुप्त एक कायर राजा था, शक शासक उसे परास्त कर अपमानजनक संधि करने के बाद क्या था। इन सभी चीजों उतना पॉइंट देखो नहीं, आगे पॉइंट को देखो। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट बनेगा लघु में। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ध्यान से सुनो। समुद्रगुप्त का प्रधान राजमहिषी दत्त देवी का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय एक शक्तिशाली सम्राट था। विक्रमादित्य इसकी उपाधि थी। उसने नाग राजकुमारी, ध्यान से देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था समुद्रगुप्त की प्रथम जो पति, समुद्रगुप्त की जो प्रधान राजमहिषी दत्त देवी का पुत्र था, यानी इसकी पत्नी का क्या था, बेटा। समुद्रगुप्त का जो पत्नी था वो कौन था, तुम्हारा राजमहिषी। कौन था, राजमहिषी दत्त देवी। इसका जो बेटा हुआ था उसका नाम क्या था, तुम्हारा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। क्या नाम था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। विक्रमादित्य इसका क्या था, विक्रमादित्य इसका क्या था, उपाधि था। यहां तक आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, इसके बेटे पर चलेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य पर चलेंगे। इस पर चलेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य पर। चलिए आगे की ओर देखते हैं हम लोग। तो यहां तक हमें ये समझ में आया कि समुद्रगुप्त जो था, ठीक है, समुद्रगुप्त क्या था, सबसे महान शासक था। इसे किससे तुलना किया जाता है, यूरोप के नेपोलियन से तुलना किया जाता है, जो फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट था। उसी प्रकार से इसे भी तुलना किया जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो,
इसके बाद यहाँ पर मेन जो टॉपिक बनता है वो बनता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का। किसका बनता है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का टॉपिक बनता है। आइए उसको देखते हैं, जो कि किसका पुत्र है? समुद्रगुप्त का। किसका पुत्र है? समुद्रगुप्त। ध्यान से देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का टॉपिक, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। विक्रमादित्य इसका उपाधि है, क्या कहते हैं वो उपाधि लगाया था, ठीक है, पीछे से अपना नाम में लगाया था ये, ठीक है। ध्यान से देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो था समुद्रगुप्त की प्रधान राजमहिषी दत्त देवी का पुत्र, समुद्रगुप्त की प्रधान राजमहिषी दत्त देवी का पुत्र, ठीक है। समुद्रगुप्त का प्रधान राजमहिषी, क्या नाम हुआ इसका? दत्त देवी। क्या नाम हुआ इसका? दत्त देवी। दत्त देवी का क्या था? ये पुत्र था। दत्त देवी का क्या हुआ? राजमहिषी दत्त देवी का क्या हुआ? दत्त देवी का पुत्र है। कौन है तुम्हारा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। लघु में पूछता, ध्यान से देखो, आगे ध्यान से देखो। चंद्रगुप्त द्वितीय एक शक्तिशाली सम्राट था, विक्रमादित्य इसकी उपाधि थी। सिंपल सी बात है, कोई भी राजा है वो क्या देखने मिलेगा? शक्तिशाली राजा। कैसा राजा था? शक्तिशाली राजा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट पे विक्रमादित्य इसकी क्या हो जाती है? वो क्या हो जाता है? उपाधि। विक्रमादित्य क्या था इसका? उपाधि। ध्यान से आगे देखो क्या कहता है। उसने नाग राजकुमारी कुबेर नाग से विवाह किया। इसकी पत्नी का हो गया नाम, क्या हो गया? नाग राजकुमारी। नाग की राजकुमारी, क्या नाम था इसका? कुबेर नाग। क्या नाम था? कुबेर नागा। कुबेर नागा से क्या किया? विवाह किया, ठीक है। इसके बारे में लघु पूछता, ध्यान से देख लो। कुबेर नाग से विवाह किया। इनकी पुत्री प्रभावती गुप्त थी। इनका पुत्री कौन हुआ? कुबेर नागा का पुत्री कौन हुआ? प्रभावती गुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय कौन हुआ सूरज? चंद्रगुप्त द्वितीय का कौन हुआ? क्या हुआ? कौन हुआ? बेटी हुआ। बोलना कदा, यही कर रहा है, बेटी बोलना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या हुआ? बेटी हुआ है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय बेटी हुआ। सुनो, प्रभावती गुप्त हुआ। प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटाक के रुद्रसेन द्वितीय से हुआ। इसका भी प्रभावती गुप्त का विवाह किससे हो गया? रुद्रसेन से। कहाँ का था ये? वाकाटाक का। कहाँ का था? वाकाटाक का। किसका शादी हो गया इसका? रुद्रसेन से हो गया। कुछ नहीं, जान लो खाली, ठीक है। और चंद्रगुप्त वाकाटाकों की सहायता से काठियावाड़ के शकों का अंत किया। दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप स्थित लौह स्तंभ पर अंकित चंद्र संभवतः इसी शासक का है। दिल्ली में अगर आप जाओगे, ठीक है, दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा कुतुब मीनार। क्या देखने मिलेगा? कुतुब मीनार। कुतुब नहीं, कुतुब मीनार, ठीक है। कौन मीनार है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार पे एक वर्ड अंकित है। एक वर्ड अंकित कौन सा? चंद्र लिखा हुआ है। कौन लिखा हुआ है? चंद्र। ऐसा माना जाता है कि ये वर्ड जो है वो ये जो माना जाता है, ऐसा वर्ड चंद्र जो है इसी राजा के बारे में लिखा है। ये वर्ड जो लिखा गया किसके बारे में लिखा गया है? लौह स्तंभ पर। दिल्ली में कुतुब मीनार के स्थित दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप स्थित लौह स्तंभ, सॉरी, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास जो स्थित है लौह स्तंभ। क्या स्थित है? लौह स्तंभ, ठीक है। लौह स्तंभ। लौह स्तंभ पर क्या लिखा हुआ है? चंद्र। क्या लिखा हुआ है? चंद्र। ऐसा माना जाता है ये चंद्र जो लिखा गया है वो चंद्रगुप्त प्रथम को लेकर ही लिखा गया है। ये इन्हीं के नाम को अंकित करता है। किसके नाम को अंकित करता है? चंद्र। दिल्ली के कुतुब मीनार के निकट क्या है? लौह स्तंभ है। लौह स्तंभ पर एक वर्ड लिखा गया, क्या लिखा हुआ है? चंद्र लिखा गया है। ऐसा माना जाता है कि वो वर्ड जो है किसको इंगित करता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ध्यान से देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में ये समझ में आया, ठीक है। 8-10 लाइन समझ लो कि राजमहिषी समुद्रगुप्त की राजमहिषी दत्त देवी का क्या था? पुत्र था। शक्तिशाली राजा था। इनका जो उपाधि था वो कौन सा उपाधि लगाया था? क्या कहते हैं? विक्रमादित्य इनका उपाधि था। इन्होंने विवाह कुबेर नागा से विवाह किया, जो कि नाग की क्या थी? राजकुमार। नाग राजकुमारी कुबेर नाग से विवाह किया। इनका पुत्री एक हुआ, वो पुत्री का नाम क्या? प्रभावती गुप्त हुआ। प्रभावती गुप्त का विवाह किससे हुआ? रुद्रसेन से हुआ। और ऐसा माना जाता है कि दिल्ली के समीप जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के समीप क्या है? दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के समीप जो लौह स्तंभ है, लौह स्तंभ पर जो चंद्र है वो इन्हीं राजा के नाम से शायद अंकित है, ऐसा माना जाता है। इतना भी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में याद रखो। इसके अलावा मत पॉइंट देखो, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय एक पॉइंट और बन जाएगा, क्या इसके दरबार में नवरत्न था? जैसे कि तुमको अकबर के दरबार में नवरत्न देखने को मिले, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या गुप्त साम्राज्य के किस राजा के शासन काल में नवरत्न देखने को मिलता है? नवरत्न क्या होता है? कि 9 चीजों में माहिर, ठीक है। ऐसा आगे तुमको और भी देखने मिलेगा। 9 चीजों में क्या होगा? माहिर होगा। इसके दरबार में भी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी क्या देखने को मिलता है? नवरत्न देखने को मिलता है। वो 9 का नाम दिया, याद मत रखो, ऐसे याद कर लो। शंकु था, ठीक है। छनक, घटक पर
बैताल भट्ट, वाल्मीकि, वररुचि, कालिदास, ये सब नाम तो सुना होगा, कालिदास, वररुचि, वाल्मीकि, ये बहुत बड़ा बड़ा आगे जाकर व्यक्ति हुआ, अमर सिंह, धनवंतरी, ये सारा का सारा व्यक्ति कहाँ का था तुम्हारा, इनके दरबार का क्या था, नवरत्न था। गुप्त साम्राज्य का ये सबसे फेमस व्यक्ति था, ठीक है। ये स्वयं वैष्णव मतावलंबी था, अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था, इसका संधि विग्राहक वीरसेन शैव था, उसका सेनापति आत्मबौद्ध था, पाटलिपुत्र उज्जैनी इसकी 2 राजधानियां थी, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान इसी के समय भारत आया और 399-414 तक उन्होंने भारत के विभिन्न भागों का गठबंधन किया। एक बात याद रख लो, चंद्रगुप्त द्वितीय के इस काल में कौन आया था, फाहियान। कौन आया था, फाहियान। ये दोनों ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आपको क्या देखने को मिलता है, नवरत्न देखने को मिलता है, और इसके दरबार में कौन चीनी यात्री आया था, चीनी यात्री कौन था, चीनी यात्री कौन था तुम्हारा, फाहियान। कौन था चीनी यात्री, फाहियान था। इसके अलावा भी आपको कुमारगुप्त देखने को मिलेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र जो चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कौन होता है, कुमारगुप्त का शांति व सहजता देखने को मिलता है, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो राजा बनता है कुमारगुप्त बनता है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या था, बेटा। चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा कौन हो जाता है, कुमारगुप्त। मंदौर से रेशम काटने वाली एक सैनिक का उल्लेख द्वारा की गई मालवा विजय पता चलता है। ध्यान से, उतना पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है नहीं, छोड़ते हुए निकल जाओ। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का बेटा कौन हो जाता है, स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त का बेटा कौन हो जाता है, स्कंदगुप्त। भारत पर हुन आक्रमण हुआ था, हुनों को परास्त किया था, और हुनों को पराजित करने वाला स्कंदगुप्त भारत का नहीं संपूर्ण एशिया का यूरोप का प्रथम वीर था। ध्यान से देखो, उतना लंबा खींचेगा, बहुत टाइम लग जाएगा चैप्टर में, बहुत दिन हो चुका है चैप्टर को चालू किया हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा कौन हो गया, चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा कौन हो गया तुम्हारा, कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा कौन हो गया, कुमारगुप्त, ठीक है। कुमारगुप्त का बेटा कौन हो गया, स्कंदगुप्त। अब कुछ बात स्कंदगुप्त के बारे में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम पहले बोले चैप्टर को खींचेंगे आज, ठीक है। स्कंदगुप्त के बारे में ऐसा माना जाता है, क्या हुन जो एक प्रकार का जाति था, हुन को जो पराजित किया था, हुन को हराया था, इन्हीं के द्वारा हुनों को पराजित किया गया था। किसको पराजित किया गया था, हुनों को पराजित किया गया था। हुनों को उस समय कोई पराजित नहीं कर पा रहा था। हुनों को पराजित करने वाला जो इसको तुम देख रहा है, हुनों को जो पराजित किया था, ये जो हुन को पराजित करने वाला पहला शासक नहीं था, पहला शासक नहीं था, बल्कि एशिया महादेश में, बल्कि एशिया महादेश में हुनों को हराने, जो हुन था वो काफी उस समय का शक्तिशाली हुआ करता था, ठीक है। हुनों को हराने वाला एशिया का सबसे पहला राजा था। ये सवाल बन सकता है, एशिया का सबसे पहला राजा कौन था जो हुनों को पराजित किया था, आपको याद रहना चाहिए वो कौन क्या था, स्कंदगुप्त। कौन क्या था, स्कंदगुप्त। ध्यान दें, हम लोग यहाँ पर चर्चा किए क्या समुद्रगुप्त के बारे में देखा, जो कि कहाँ से तुलना किया जाता है, इसका तुलना किया जाता है भारत, इसे क्या बोला जाता है, भारत का नेपोलियन, यानी कि समुद्रगुप्त को जो है फ्रांस के नेपोलियन से तुलना किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखा इसकी राजमहिषी का पुत्र हुआ, कौन हुआ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके बारे में देखा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद उसके बाद राजा कौन बनता है, कुमारगुप्त बनता है, कुमारगुप्त को देखा, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए आपको नहीं बताया। स्कंदगुप्त के बारे में देखा, कुमारगुप्त का बेटा कौन हुआ, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त हुन को पराजित करता है, हुन को पराजित करने वाला वो पहला ही शासक नहीं, किंतु क्या हुआ, ये तुम्हारा एशिया का सबसे पहला राजा होता है, पहला शासक होता है, जो कि तुम्हारा किसको हराता है, हुन को हराता है। और इसके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न देखने को मिलता है। इसके साथ ही इसके दरबार में चीनी यात्री कौन आया था, फाहियान। कौन आया था, चीनी यात्री इसके दरबार में कौन आया था, फाहियान भी इन्हीं के दरबार में आया था। इसके बाद हम लोग स्टार्टिंग करेंगे कला एवं स्थापत्य को देखेंगे। इसके बाद देखेंगे कला एवं स्थापत्य, इसके दरबार में कला एवं स्थापत्य, गुप्त साम्राज्य की कला एवं स्थापत्य को देखेंगे। इसका एक बार फोटो लीजिए, ठीक है। ऐसे आपको पहले बोले इंपॉर्टेंट और जो पूछे जाने की संभावना रहेगा हम उन्हीं को पढ़ाएंगे, उसके बाद आगे खींचते हुए निकल जाएंगे चैप्टर को। तो आगे का हम लोग देखेंगे कला एवं स्थापत्य, किसको देखेंगे, आगे का टॉपिक है कला एवं स्थापत्य। कला एवं स्थापत्य से 2018 या 20 में 2 नंबरिया सवाल पूछे था, शायद उसमें 2 मंदिर के बारे में पूछा था, इनमें से 2 कौन से गुप्त काल के 2 मंदिर के बारे में बताए, ठीक है। इसका एक सवाल को देखेंगे और चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। चैप्टर नहीं खींचेंगे, 4 लेक्चर चल चुका है ऑलरेडी, 4 लेक्चर चल चुका है इसका, ये 5वां है हम लोग का, ठीक है। आपको जितना नोट कराते हैं उतना ही करो, उतना ही एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा और उतने से ही सवाल आएगा, उससे बाहर सवाल जाएगा ही नहीं, ठीक है।
ध्यान से देखिए, कला एवं स्थापत्य आपको बताए थे आर्ट एवं आर्किटेक्ट, ठीक है। किसी भी साम्राज्य का जो आर्ट होता है, आर्किटेक्ट होता है, जो भवन बनाने की कला होती है, जो मंदिर बनाया गया, जो भी उसके समय जितना भी चीज बनाया गया, जो भी उस समय उतना चीज बनाया गया, उन सभी के बारे में जो आर्किटेक्ट यानी स्थापत्य, मंदिर बनाने क्या कला था, गंधार कला शैली, अमरावती कला से, ये सब चीज आपको बताएं स्थापत्य सब होता क्या। अब इतना समझ लो क्या गुप्त काल में कला एवं स्थापत्य का जो विकास हुआ, गुप्त काल में कुछ आपको मंदिर याद रख लो, ठीक है। गुप्त काल के कुछ मंदिर का नाम याद रख लीजिए कला एवं स्थापत्य के अंतर्गत, ठीक है। गुप्त काल, ठीक है, गुप्त काल के महत्वपूर्ण मंदिर, ठीक है। आपकी किताब में बहुत सा दिया गया है, कुछ को आप याद कर लो, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट सवाल पूछता है कि गुप्त काल के मंदिरों को लेकर। 5 आपको हम लिख देते, याद कर लीजिए। एक मिलता है मध्य प्रदेश में, मिलता है एरन का विष्णु मंदिर। कौन सा मिलता है? एरन का विष्णु मंदिर, ठीक है। एरन का कौन सा मंदिर मिलता है? विष्णु मंदिर मिलता है। कहाँ पर मिलता है आपका? मध्य प्रदेश, है ना, इस शॉर्ट में लिख देते हैं मध्य प्रदेश, ठीक है। दूसरा मंदिर बोलिए, दूसरा मिलेगा तिगवा का विष्णु मंदिर। ये कहाँ पड़ता है? जबलपुर। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पर? जबलपुर में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। डायरेक्ट लिख लीजिए, एमपी लिख लीजिए, ठीक है। तिगवा विष्णु मंदिर। उसके बाद कौन सा पड़ता है? नुचना कुठार का पार्वती मंदिर, है ना, नुचना कुठार का पार्वती मंदिर कहाँ पड़ता है? किस अजयगढ़ पार्वती मंदिर। उतना मत याद रखो, ये भी मध्य प्रदेश में क्या? तुम ये मध्य प्रदेश वाला याद कर। भुमड़ा का भी है, भुमड़ा का शिव मंदिर है, भुमड़ा का शिव मंदिर, है ना। ये किसके काल में बना है? गुप्त काल में बना है। कौन से काल में बना है? गुप्त काल में। भुमड़ा का शिव मंदिर, है ना, कहाँ पर बना? मध्य। और क्या है तुम्हारा? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, है ना, दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। कला स्थापत्य के अंतर्गत कुछ मंदिरों को लेकर बात खत्म कर, ठीक है। चित्रकला की अगर बात करें, स्तूप की बात करें, सारनाथ के धार्मिक स्तूप में राजगीर स्थित जनसंघ की बैठा, उसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चित्रकला में औरंगाबाद में अजंता एवं ग्वालियर में पास बाघ की गुफाएं। ध्यान से देखो, औरंगाबाद में एक अजंता की गुफा, ये सवाल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या क्या कहते हैं अजंता की गुफा कहाँ है, ठीक है। ये सवाल ऐसे पूछेगा नहीं, ऐसे करके पूछता है। अजंता की गुफा कहाँ पर है आपका? औरंगाबाद बिहार का एक जिला है, ठीक है। औरंगाबाद बिहार का क्या है? एक जिला है। तो आपको याद रहना चाहिए अजंता की गुफा है जो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? औरंगाबाद में। कहाँ देखने को मिलता है? औरंगाबाद में। किसके काल में इसका विकास हुआ था? आप याद रखेंगे गुप्त काल में। किसके काल में विकास हुआ था? गुप्त काल में हुआ था, जो कि चित्रकला के क्षेत्र में था। किसके अंतर्गत था? चित्रकला के क्षेत्र के अंतर्गत। आपको हमने गुप्त काल के स्थापत्य के अंतर्गत ये बताया, 5 मंदिर का नाम बताया और अजंता की गुफा बताया, जो कि कहाँ? औरंगाबाद, जो कि कहाँ हो जाएगा आपका? औरंगाबाद में हो जाएगा। अजंता की गुफा में नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र है, अत्यंत सुंदर है। 17वीं गुफा में माता एवं शिशु का चित्र आकर्षक, यानी इसके जो गुफा है अजंता गुफा, इसके अंतर्गत काफी चित्र को बनाया गया है, जिसमें बताया क्या इसकी गुफा की संख्या नंबर 16 में मरणासन यानी क्या पूरा मरा हुआ अवस्था में किसको दिखाया? एक राजकुमारी दिखाया गया, जो कि काफी सुंदर है। इसके अलावा 17वीं गुफा में क्या है? 17वीं गुफा में क्या है तुम्हारा? माता एवं शिशु का क्या है? चित्र है। उतना इंपॉर्टेंट मत याद रखो, उतना रखेगा दिमाग से फेंक देगा, दूसरा चैप्टर ही पूरा किताब लगेगा तुमको, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा 500 मंदिर हो गया, ठीक है। जो पूछेगा क्या गुप्त काल के कुछ मंदिर का नाम बताए, मंदिर हो गया। अजंता गुफा कहाँ हो गया आपका? औरंगाबाद। आइए कुछ सिक्का को देखते हैं, सिक्का एवं शासक। प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन अभिलेख की तरह सिक्के भी अत्यंत उपयोगी रहा है। सिक्के पर आधारित अध्ययन को क्या बोलते हैं? मुद्रा शास्त्र। क्या बोलते हैं? मुद्रा शास्त्र। ध्यान से सुनो, शासक के ध्यान से देखो, इसके अंतर्गत ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर शासक के मूर्ति एवं नाम वाले सिक्के भारत में जारी करने का श्रेय इंडो ग्रीक को जाता है। कुषाण शासकों के द्वारा सोने का सिक्का भारी मात्रा में जारी किया गया था। ये भी सवाल तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव में। क्या कुषाण शासक के द्वारा, कौन से वंश के द्वारा? कुषाण शासक के द्वारा सोने का सिक्का जारी किया, शायद आपको हम लिखाए थे, ठीक है। कुषाण शासक के द्वारा सोने का सिक्का जारी करने का सबसे ज्यादा श्रेय जाता है, ठीक है। इनका आकार वजन पूरा रोमन सम्राट घटाओ इस पॉइंट को, उतना देखेगा तो 3 दिन बीत जाएगा आप लोग का, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में इतना जान लो, समुद्रगुप्त के एक सिक्के में उसे वीणा बजाते दिखाया गया है एवं अश्वमेध पराक्रम अंकित है। इससे संगीत प्रेम एवं धर्म रुचि पता चलता है। समुद्रगुप्त के बारे में इतना जान लो, क्या समुद्रगुप्त का एक सिक्का मिला है जिस पर समुद्रगुप्त क्या दिखाया गया? वीणा बजाते दिखाया गया है। इससे यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त को वीणा बजाना क्या था? पसंद था। इसके बाद हम लोग अंतिम टॉपिक को देख रहे हैं, गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग। क्या टॉपिक है? गुप्त काल क्या भारत का स्वर्ण युग था? तो स्वर्ण युग था तो कैसे था, ठीक है। क्या गुप्तकाल भारत का स्वर्ण युग था तो ये कैसे था, ठीक है।
इसके साथ आपको एक दो ऑब्जेक्टिव बताएंगे और आज चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब उसके बाद आगे खींचते हैं। हो गया, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो वही जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रहेगा, क्या गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग था? गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग, देखिए ध्यान से, ठीक है। और एक बार हम आपको आंसर पढ़ देते हैं, आप चाहे तो इसे रोक रोक करके आप लिख सकते हो, या नहीं तो आप समझ लो उनके बाद लिख लो, ठीक है। गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग, कहने का अर्थ क्या है, सोना सबको पसंद है, सोना क्या है सबको, एक सोना वो भी पसंद है, एक सोना जो धातु वाला होता है, ये दोनों पसंद है व्यक्ति को, ठीक है। सोना एक बहुमूल्य एवं सुंदर धातु होता है जो कि प्रत्येक व्यक्ति को पसंद होता है, पर भारतीय परंपराकृत मानव इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग को समाज संपन्नता, ध्यान से देखो, अगर स्वर्ण युग बोला जा रहा है, इसका कहने का अर्थ होगा क्या समाज में पूरी तरीके से सारा चीज संपन्न होगा, समाज में सुख सुविधा की स्थिति काफी मजबूत होगा, चाहे सामाजिक स्थिति हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे राजनीतिक स्थिति हो, वो सारा चीज से क्या होगा, परिपूर्ण होगा, सारा चीज से क्या होगा, परिपूर्ण होगा। इस क्षेत्र में अगर बात करें, इस काल में अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं गुप्त काल में सारा व्यक्ति को कला की दृष्टि, स्थापत्य की दृष्टि, चित्रकला की दृष्टि से, चाहे धर्म की दृष्टि को, सभी दृष्टि से क्या होगा, उत्कृष्ट होगा। इस कारण से इसे क्या बोला जाता है, भारत का स्वर्ण युग बोला जाता है। अगले पॉइंट पे आप लिखेंगे क्या अगर बात किया जाए, इससे यह पता चलता है क्या स्वर्ण काल उस काल को कहते हैं जिस काल में उस देश की संस्कृति, जो बात आपको हम बताया वही बात किताब लिखता है, क्या देश की संस्कृति अपने चरम उत्कर्ष पर रही। इतिहास में कई युग आते हैं, जिस भी युग में मानव सर्वाधिक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक उन्नति करता है, उस युग को स्वर्ण युग का संज्ञा दिया जाता है। सिंपल सी वही बात है कि इतिहास में कई युग आते हैं, कभी क्या कहते स्थिति खराब आती है, कभी मजबूत स्थिति आती है, कभी उत्कृष्ट स्थिति आती है, लेकिन स्वर्ण युग उसे बोला जाएगा जिसके काल में संस्कृति चरम उत्कर्ष पर रहेगी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी रूपों का स्थिति क्या होगा, पूरा मजबूत होगा और सभी चीजों का विकास रहेगा, व्यक्ति में संभाव, भाईचारा का दृष्टिकोण दिखेगा। ये सारा चीज होने पर हम उस क्षेत्र को या उस वंश के राज को क्या बोल सकते हैं, स्वर्ण युग बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा युग जहां पर व्यक्ति को तकलीफ दुख कुछ ना रहे, ठीक है, तकलीफ दुख कुछ ना रहे, यानी कि राज के तरफ से, अब क्या कहते हैं, स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से जो दुख तकलीफ है वो तो होगा ही, ठीक है, यानी सरकार के तरफ से, यानी कि राजा के तरफ से व्यक्ति को समाज में किसी प्रकार का सामाजिक, आर्थिक, राज किसी प्रकार से दिक्कत ना हो, पूरा तरीके से सुखी संपन्न हो, पूरा तरीके से कैसा हो, सुखी संपन्न हो, तो उसे हम लोग कौन सा युग बोल सकते हैं, स्वर्ण युग बोल सकते हैं। इसी क्रम में भारत में एक युग आता है जो कि कौन सा युग है, गुप्त काल का युग है, गुप्त वंश का युग है, जिस काल में ऐसा देखा जाता है चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, सभी क्षेत्र में विकास देखने को मिलता है। इस कारण से गुप्त काल को क्या बोला जाता है, स्वर्ण युग बोला जाता है। भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो गुप्त काल में ज्ञान विज्ञान या चाहे कला स्थापत्य, ध्यान से देखो, अगर तुम नाम सुना होगा अभिज्ञान शाकुंतलम, रघु क्या कहते हैं, कालिदास का नाम हुआ, जो कि बहुत ही बड़ा जो कवि हुआ, वो सारा जो उपज है वो किस वंश का उपज है, गुप्त वंश का उपज है, ठीक है। अब गुप्त वंश की अगर चर्चा करेगा, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेगा, भारत में गुप्त वंश का एक ऐसा दौर था जहां पर पूरी तरीके से वो दौर जो था वो किस युग की तरह दिखता है, स्वर्ण काल का युग दिखता है। इसके अंतर्गत गुप्त काल में ज्ञान विज्ञान, कला स्थापत्य, साहित्य आदि सभी क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति हो, चाहे ज्ञान विज्ञान की बात हो, चाहे साइंस की बात हो, चाहे स्थापत्य की बात हो, चाहे साहित्य की बात हो, कालिदास सबसे बड़ा साहित्य में लेखक हुआ, ये सारा का सारा जो उन्नति देखने को मिलता है वो किस वंश में देखता है, गुप्त वंश में देखने को मिलता है। राजनीतिक दृष्टि से समुद्रगुप्त ने समस्त भारतवर्ष को जीता। अब वही व्यक्ति जो समुद्रगुप्त को तुम देखा, जिसे क्या बोला जाता है, भारत का नेपोलियन बोला जाता है, जो कि पूरे भारत को जीता। अब पूरे भारत को जीता, कहीं ना कहीं स्थिति मजबूत था राज का, अगर किसी की स्थिति मजबूत है तब ना लड़ाई करने जाएगा, तो समुद्रगुप्त वही है जिसका भारत का क्या बोला जाता है, नेपोलियन बोला जाता है, वो भी किस वंश का है, गुप्त वंश का ही है। किस वंश का है, गुप्त वंश का है। आगे देख क्या लिखता है, क्या समुद्रगुप्त ने स्वयं कला एवं साहित्य में रुचि थी, अभी आपको बताया समुद्रगुप्त कला एवं साहित्य में खुद रुचि लेता था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने भी कई विद्वान को आश्रय दाता, उसने दरबार में नवरत्न को रखा था। अब तुम बता, चंद्रगुप्त द्वितीय अपने दरबार में क्या रखा था, नवरत्न को रखा था। तुम सोचो उस समय की स्थिति कितना मजबूत था, क्या वो पूरे भारत को जीतने वाला जिस धरणीबंद बोला जाता है समुद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त को देखो अपने दरबार में वो क्या रखता है, नवरत्न रखता है। कालिदास जैसे महान कवि है, क्या वो स्वर्ण युग नहीं होगा तो कौन सा युग होगा, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्र में क्या देखने को मिलता है, भारत के गुप्त काल के जब रहा उस समय इन सभी क्षेत्र में काफी उन्नति हमें देखने को मिलता है। आगे देख क्या लिखता है,
उसके दरबारी विद्वान में कालिदास, वारमहिर, वररुचि, शकुंतला भट्ट, घट पर, धन्वंतरी, छनक एवं अमर व्यवस्था अस्तित्व थी जिसमें राजा शक्तिशाली था। लेकिन इन सभी चीजों को होने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे शक्तिशाली राजा था, उसकी तुलना भगवान विष्णु से की जाती है। आर्थिक दृष्टि से एक समृद्धि का युग था, इसलिए हम गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। इतना ही बात को रहने देते हैं। गुप्त काल का भारत का स्वर्ण युग पूछे इतना लिखेंगे, क्या कहते हैं, सोना जैसी, सोना एक बहुमूल्य सुंदर एवं सुंदर धातु, बहुमूल्य सुंदर धातु है। प्रत्येक व्यक्ति सोना पसंद होते। भारतीय परंपरा के अकॉर्डिंग बात करें तो एक ऐसा युग था जिसमें मानव का हर एक दृष्टिकोण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से सभी का विकास उन्नत दृष्टि में था। और इस काल को क्या बोला जाता है? भारत का स्वर्ण युग बोला जा सकता है। इससे पता चलता है स्वर्ण काल उस काल को हम कह सकते हैं जिसमें व्यक्ति की संस्कृति की स्थिति चरमो उत्कर्ष पर होगी। इतिहास में कई युग आता है, उनमें से एक युग ऐसा भी आता है जहां पर व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति काफी उच्च स्तर पे होती है। और भारत में ये उच्च स्तर जो हमें दिखता है वो कुश वंश के शासन काल में दिखता है, गुप्त वंश के शासन काल में दिखता है। इस कारण से इसे किस वंश का तुलना किया जाता है? स्वर्ण युग से तुलना किया जाता है, क्योंकि स्थिति इसमें व्यक्ति का सोने से कम नहीं था, सोने से कम नहीं था। भारतीय इतिहास की परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ज्ञान, विज्ञान, कला, स्थापत्य, साहित्य, इन सभी क्षेत्रों का विकास हमें गुप्त वंश के काल में देखने मिलता है। कालिदास जैसे महान जो लेखक हुए वो इन्हीं काल में देखने मिलता है। धन्वंतरी हो, वारमहिर हो, चाहे पतंजलि हो, वररुचि हो, ये सारा का सारा जो है हमें चंद्रगुप्त के गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। इसी के अंतर्गत पूरे भारत को जीतने वाला समुद्रगुप्त जैसे महान शासक एवं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले नवरत्न के बारे में पता चलता है। इन सभी कारणों से इसे हमें, इस काल को हमें भारत का स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट को हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव को बता देते हैं। उसके बाद इस चैप्टर को यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे। कुछ पॉइंट को आपको हम डिनोट करवा देते हैं, आप नोट कर लो। ठीक है, एक पॉइंट लिख लो आप। एलोरा का कैलाश मंदिर एवं एलिकेंटा का त्रिमूर्ति राष्ट्रकालीन कला एवं स्थापत्य का प्रमुख देन है। एलोरा का कैलाश मंदिर अपनी आश्चर्यजनक शैली के लिए विश्व विख्यात है। एलोरा में एक मंदिर है, ठीक है, कैलाश मंदिर। कौन सा मंदिर है? कैलाश मंदिर। इसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव ये भी याद कर लो कि हर्यक वंश का तृतीय सम्राट उदयन ने गंगा, सोन, पुनपुन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र को राजगृह के स्थान पर मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था। यहां याद रख लो कि हर्यक वंश के उदयन, हर्यक वंश का कौन सा आ सकता है? उदयन था, आपको पीछे चढ़े पढ़ाया था। गंगा, सोन, पुनपुन के क्षेत्र, गंगा, सोन, पुनपुन जहां मिलता है वहां पर एक नगर बसाया था। वो नगर कौन सा था? पाटलिपुत्र। कौन सा था? पाटलिपुत्र, आज का जो पटना है। यही सवाल को याद रखिएगा कि गंगा, सोन, पुनपुन पर किसके द्वारा एक नगर को बसाया गया था? किसके द्वारा? उदयन के द्वारा बसाया गया था। कौन सा नगर था? पाटलिपुत्र नगर था। और आज के वीडियो में हम लोग यहीं पर गुप्त साम्राज्य खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं चौथे चैप्टर पर। तीसरा चैप्टर जो है आप में उसमें दो ही सवाल बनता है, महाभारत से संबंधित है।